नमस्कार। आप सुन रहे हैं बोलती किताबें। दोस्तों, गुनाहों का देवता सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत, प्यार भरा एहसास है। क्या आप इस कहानी की गहराई को महसूस करना चाहते हैं? इसकी भावना को महसूस करना चाहते हैं? तो मैंने इसके लिए एक खास प्लेलिस्ट बनाई है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार ज़रूर सुनिएगा। ये एहसास आपके दिल को छू जाएगा। चलिए दोस्तों, सुनते हैं इसी उपन्यास का आज का अंक 26वां। चंदर तो बहुत खुश है क्योंकि उसे फिर से सुधा का प्यार जो मिल गया है। लेकिन सुधा सुधा बहुत उदास है, बहुत दुखी, क्योंकि चंदर ने उसके प्यार को समझा नहीं। दोस्तों, कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, चलिए देखते हैं। तीसरे दिन बिंती का एक पत्र आया। बिंती ने उसे दिल्ली बुलाया था और मामा जी भी चाहते थे कि चंदर कुछ दिन के लिए दिल्ली चला आए तो अच्छा है। चंदर के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया था कि वह मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा और बिंती को बहुत बहुत सारा स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था। सुबह चंदर गंगा नहाता, नई पुस्तकें पढ़ता, अपने नोट्स दोहराता, दोपहर को सोता और रेडियो बजाता, शाम को घूमता और सिनेमा देखता, सोते वक्त कविताएं पढ़ता और सुधा के प्यार के बादलों में मुंह छिपाकर सो जाता। जिस दिन कैलाश जाने वाला था, उसी दिन उसका एक पत्र आया कि वह और सुधा दिल्ली आ गए हैं। शंकर भैया और नीलू उसे पहुंचाने बंबई जाएंगे। चंदर सुधा के इलाहाबाद जाने का जिक्र किसी को भी न लिखे। यह उसके और चंदर के बीच की बात थी। खत के नीचे सुधा की कुछ लाइनें थी। चंदर, राम राम। तुमने मुझे जो साड़ी दी, वह क्या अपनी भाभी श्रीमती के नाप की थी? वह मेरे घुटनों तक आती है। बूढ़ी होकर घिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी। अच्छा स्नेह। और जो तुमसे कह आई हूँ, उन बातों का ध्यान रहेगा ना? मेरी तंदुरुस्ती अब ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है। तुम्हारी सुधा। और हाँ लाला जी, मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है कि शरणार्थी विभाग में प्रयाग के एक प्रोफेसर आने वाले हैं। कैलाश तो अब बंबई चल दिया होगा। बंबई के पते से उसने एक बधाई का तार भेज दिया और सुधा को एयरमेल से उसने एक खत भेजा जिसमें उसने बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था। लेकिन वह पेशोपेश में पड़ गया। दिल्ली जाए या ना जाए, वह अपने अंतर्मन से सरकारी नौकरी का विरोधी था। कौन? चंदर। चंदर सोच रहा था कि वह दिल्ली जाए या ना जाए, क्योंकि वह सरकारी नौकरी करना नहीं चाहता था। उसे तात्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार में ज्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर हर दृष्टिकोण से वह समाजवादियों के अधिक समीप था। और अब वो सुधा से वायदा कर चुका था कि वो काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा। लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना उसके चरित्र के विरुद्ध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे। चंदर केंद्रीय सरकार के किसी ऊंचे पद पर आए, यह उनका सपना था। चंदर को कॉलेज की स्वच्छंद और ढीली नौकरी पसंद थी। अंत में उसने सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, फिर बाद में कॉलेज चला जाएगा। एक दिन रात को जब वो बिजली बुझाकर, किताब बंद कर, सीने पर रखकर सितारों को देख रहा था और सोच रहा था कि अब सुधी दिल्ली लौट गई होगी। अगर दिल्ली रह गया तो बंगले में किसे टिकाएगा? इतने में किसी व्यक्ति ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को कौन आ सकता है, और वो भी साइकिल लेकर। उसने बिजली जला दी। तार वाला था। साइकिल खड़ी कर तार वाला लॉन पर चला गया और तार दे दिया। दस्तखत करके उसने लिफाफा फाड़ा। तार डॉक्टर साहब का था। लिखा था कि अगली ट्रेन से फौरन चले आओ। स्टेशन पर सरकारी कार होगी, सलेटी रंग की।
उसके मन ने फौरन कहा, चंदर, हो गए तुम केंद्र में। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे जाती थी। 11 बजे थे। अभी 4 घंटे थे। उसने एक अटैची में कुछ अच्छे से अच्छे सूटकेस रखी, किताबें रखी और माली को सहेज कर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लाने की दिक्कत होती। ड्राइवर अब था नहीं, अतः नौकर को अटैची देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिल गया। चंदर ने सेकंड क्लास का टिकट लिया और ठाठ से चला। कानपुर में उसने सादी चाय पी और इटावा में रेस्तरां बार में जाकर खाना खाया। उसके बगल में मारवाड़ी दंपत्ति बैठे थे, जो सेकंड क्लास का किराया खर्च करके प्रायश्चित स्वरूप 1 आने की पकौड़ी और 2 आने की दालमोट से उदर पूर्ति कर रहे थे। हाथरस स्टेशन पर एक मजेदार घटना घटी। हाथरस में छोटी और बड़ी लाइनें क्रॉस करती हैं। छोटी लाइन ऊपर पुल पर खड़ी होती है। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर झांक कर देखा और निसंकोच उनके पृथुल उदर पर प्रहार करके बोली, ओहो, देखो, रेलगाड़ी के सिर पर रेलगाड़ी। सेठ एकदम चौंक कर जागे और उछलकर बोले, बाप रे बाप, उलट गई रेलगाड़ी। जल्दी सामान उतार, लूट गए राम। ये तो जंगल है। कहते थे, जेवर ना ले चल। चंदर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सेठ जी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गए। चंदर करवट बदलकर फिर पढ़ने लगा। इतने में ऊपर की गाड़ी से उतरकर कोई औरत हाथ में एक गठरी लिए आई और ज्यों ही अंदर घुसी कि मारवाड़ी बोला, बुड्ढी, यह सेकंड क्लास है। होई सेकंड थर्ड तो सब गोविंद की माया है बच्चा। चंदर का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा, गोविंद जी की माया का वर्णन और विश्लेषण करते हुए रेल के डब्बों के वर्गीकरण को भी मायाजाल बताना शायद भागवतकार की दिव्य दृष्टि से संभव होगा। लेकिन यह भी मारवाड़ी कोई सुधा तो था नहीं कि वैष्णव साहित्य और गोविंद जी की माया का भक्त होता। जब उसने कहा, गार्ड साहब को बुलाऊं, तो बुढ़िया गरज उठी, बस बस, चल हुआ से। गार्ड का तो दमाद लागत है, जौन बुलाई है मोटका कद्दू। चंदर हंस पड़ा, कम से कम गाली की नवीनता पर। दूसरी बात, गाड़ी उस समय ब्रज क्षेत्र में थी। वहां यह अवधि का सफल वक्ता कौन है? उसने घूम कर देखा। एक बुढ़िया थी, सिर मुड़ाए। उसने कहीं देखा है इसे। दोस्तों, आप बता सकते हैं कि ये बुढ़िया कौन थी? मैं बताऊं? चलिए सुनते हैं कहानी में ये बुढ़िया कौन थी। कहाँ जाओगी माई? चंदर ने पूछा। कानपुर जाबे, लेकिन यह गाड़ी तो दिल्ली जाएगी। तू हूँ बोलियो टूप से। हम ऐसे धमकावे में न आई ई कानपुर जई हैं। उसने हाथ नचाकर चंदर से कहा और फिर जाने क्यों रुक गई और चंदर को देखने लगी। फिर बोली, अरे चंदर बेटवा, कहाँ से आवत हो तू? ओह, बुआ जी हैं। सिर मुड़ा लिया तो पहचान में ही नहीं आती। चंदन ने फौरन उठकर बुआ जी के पांव छुए। बुआ जी वृंदावन से आ रही थी। वह बैठ गई और बोली, वो नटिनिया मर गई कि अभिन है? कौन? चंदन ने पूछा। आप जानते हैं बुआ जी नटिनिया किसे कह रही थी? बिनती को कह रही थी। ओ ही बिनती, मरेगी क्यों? भैया सुकुल तो हमार कुल डुबोए दीहिन, लेकिन जैसे वो हमरी बिटिया के मरवा तरह से उठाए लीहिन, वैसे भगवान चाहिए तो उन्हों का लड़की से समझी। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआ जी बोली, अब हमें का करे को है। हम सब माया मोह त्याग दिया, लेकिन हमरे त्याग में कुछ समर्थ है तो सुकुल को बदला मिली है। कानपुर की गाड़ी आई तो चंदर खुद उन्हें बिठा आया।
विचित्र थी बुआ जी। बेचारी कभी समझ ही नहीं पाई कि बिनती को उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार किया था या अपकार। और मजा तो यह है कि एक ही वाक्य के पूर्वार्ध में माया मोह से विरक्ति की घोषणा और उत्तरार्ध में दुर्वासा का शाप। हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने कहीं भी मिलने मुश्किल हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उन्होंने एक ही लाइन में पहले तो ये कहा कि मैंने माया मोह त्याग दिया, और दूसरे ही लाइन में वो ये कहने लगी कि भगवान उनके किए का बदला उन्हें देगा। यानी पहली लाइन में उन्होंने कहा कि मैंने माया मोह सब त्याग दिया है। जब उन्होंने माया मोह त्याग दिया तो फिर वो किसी को श्राप क्यों देने लगी? इतने में चंदर की गाड़ी ने सीटी दी। वह भागा। बुआ जी ने चंदर का ख्याल छोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू कर दिया। वह दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले भी वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहल ही दूसरी थी। गाड़ी घंटा भर लेट थी। 9 बज चुके थे। अगर मोटर न मिली तो भी इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंदर को विशेष दिक्कत न होती। लेकिन जो ही वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो उसने देखा कि जहां मरकरी की बड़ी सर्च लाइट लगी है, ठीक उसी के नीचे सलेटी रंग की शानदार गाड़ी खड़ी थी, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था और सामने तिरंगा। आगे लाल वर्दी पहने एक खानसामा बैठा है और पीछे एक सिख ड्राइवर खड़ा है। चंदर का सूट चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन इस शान के लायक तो नहीं था। फिर भी वह बड़े रोब से गया और ड्राइवर से बोला, यह किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या यह डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हुजूर। एकदम उसका स्वर बदल गया। आप ही उनके लड़के हैं, चंदर बहादुर साहब? उसने उतरकर सलाम किया। दरवाजा खोला। चंदर बैठ गया। कुली को एक अटैची के लिए एक अठन्नी दी। मोटर उड़ चली। चंदर बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राजमुकुट और राष्ट्रीय ध्वज से सुशोभित मोटर पर खानसामे के साथ चढ़ने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस क्राउन का शासन दंभ उसके मन को उड़ाए लिए जा रहा है। चंदर तन कर बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने आप पर हंसी आ गई। फिर वह सोचने लगा, जिन लोगों के हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटरों और खानसामों ने उनके हृदय को इस तरह बदल दिया है। वे भी तो बेचारे आदमी हैं, इतने दिनों से प्रभुता के प्यासे। बेकार हम लोग उन्हें गाली देते हैं। फिर चंदर उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पोर्टिको में रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग का बना हुआ था। खानसामे ने उतरकर दरवाजा खोला। चंदर उतर पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। दरवाजा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थी। चंदर का दिल धक से हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती, अच्छी तो हो? चंदर ने पूछा। आओ चंदर, बिनती ने कहा और अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और चंदर की बांह पकड़कर सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर घबरा गया। क्या बात है, बताओ ना। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर हैं। तब क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? चंदर ने बिनती के सिर पर हाथ रखकर उससे पूछा। उसे लगा जैसे इस समस्त वातावरण पर किसी बड़े भयानक मृत्यु दूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है, बताती क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली, दीदी, सुधा दीदी। चंदर को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिनती कुछ नहीं बोली। उसे ऊपर ले गई और कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी।
कमरे के अंदर की रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफेद पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। चंदर के भीतर पांव रखते ही नर्स ने आंख के इशारे से कहा, बाहर जाइए। चंदर ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे भी उठकर चले गए। क्या हुआ सुधा को? चंदर ने बहुत व्याकुल और बहुत कातर स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, चुपचाप चंदर के कंधे पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में आए और बहुत भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंदर। और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंदर ने फिर उतने ही दुखी स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंदर की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, एबॉर्शन। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंदर का कंधा पकड़कर बोले, चंदर किसी तरह बचाओ सुधा को। क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। अब बचेगी नहीं। परसों से होश नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंदर उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की शेष कहानी अगले अंक में। अगला अंक जरूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि अगला अंक इस उपन्यास का अंतिम अंक है। देखते हैं अंतिम अंक में चंदर को सुधा का प्यार नसीब होता है या नहीं। दोस्तों, मैं फिर से आपसे एक बार जरूर कहूंगी कि आप इस कहानी को, इस उपन्यास को शुरू से जरूर सुनिएगा। मैं सच्चाई से कहूं, मैंने इस उपन्यास को जब भी पढ़ा है, मैं बहुत बार रोई हूं इस उपन्यास को पढ़कर। और मैं जानती हूं जो कोई भी इस उपन्यास को पढ़ेगा, इसमें डूब कर पढ़ेगा, महसूस कर कर पढ़ेगा, तो उसकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। बहुत ही प्यारा अनुभव है। और दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आज के समय में ऐसा होना संभव है? क्या आज के जमाने में चंदर, सुधा, विनती और पम्मी जैसे लोग मिल सकते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए बोलती किताबें। नमस्कार।